हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है ये बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की क्लास 7 है। मैंने कुछ दिन का गैप लिया था एंड उसके बाद जो है अगेन मैं आपके लिए क्लास 12 के लिए वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैंने कवर किया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991। तो 1991 में जो हमारी इंडियन इकॉनमी थी वो बहुत ही सीरियस, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फेस कर रही थी। गवर्नमेंट भी हमारी घाटे में चल रही थी और वहां पर उस समय इन्फ्लेशन का एक राइजिंग प्राइस का ट्रेंड चल रहा था, जिसके वजह से हमारी इकॉनमी हर तरफ से घिर गई थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड थी एंड बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी हमारी इकॉनमी में। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, उसके पहले जो है ब्रिटिशर्स ने 1947 तक ऑलमोस्ट 2 इयर्स हमारी कंट्री में रूल किया एंड एकदम बिल्कुल निचोड़ करके बहुत ही बुरी कंडीशन में हमारी इकॉनमी को वो ला दिए थे। राइट, जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तो उस समय जो है हमारे भारत को, हमारे इंडिया को जो है सोने की चिड़िया बोला जाता था। एंड अब आप देखो, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स गए तो सोना क्या किए, अपने इंग्लैंड में ले गए, सोना ले गए, तो सोना तो बचा नहीं। एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हम लोग जो है इतना ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं कि वो चिड़िया भी अब तड़प तड़प के मर रही है। तो ओके, जोक्स अपार्ट, तो ये यहाँ पे आप ध्यान दो कि ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसका आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, गवर्नमेंट डेफिसिट जो है ये भी बहुत ज़्यादा थी एंड जो राइजिंग ट्रेंड था प्राइसेस का, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारी इकॉनमी को फेस करनी पड़ रही थी। अब जो है ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी थी, यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो है पार्लियामेंट में कौन लेकर के गया था, किसने प्रेजेंट किया था, पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने प्रेजेंट किया था, कब किया था, जुलाई 24 1991 को। तो ये डेट आप याद रखना, आपके MCQ क्वेश्चंस के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में ऑन जुलाई 24 1991 में। अब जो है कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के। पहला फीचर है डी लाइसेंसिंग ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा लाइसेंसिंग का तामझाम था। आप अगर कुछ भी काम करने जा रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके की नई कंपनी शुरू करने जा रहे हो, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लाइसेंस की डिमांड थी। तो यहाँ पर जो है इसी लाइसेंस की डिमांड को हटाया गया। देखो एक चीज़ याद रखना, आप जब भी वर्ड DE लग जाए, डी, तो जो भी है, जो भी टर्म है उसका ऑपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे लाइसेंसिंग है, लाइसेंसिंग के पहले D लग गया तो इसका ऑपोजिट हो गया, मीन्स लाइसेंस को कैंसिल करना। तो यहाँ पर जो नई पॉलिसी आई, इसमें जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कैंसिल किया गया, एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज। 6 इंडस्ट्रीज में जो है कुछ 6 इंडस्ट्रीज थी, इसमें जो है लाइसेंसिंग को कैंसिल नहीं किया गया, बाकी सारे में क्या किया गया, लाइसेंसिंग को कैंसिल कर दिया गया। अब ये 6 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है देख लेते हैं। जो 6 इंडस्ट्रीज हैं उसमें पहली है हजार्डस केमिकल्स की, सेकेंड एल्कोहल, थर्ड सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड द सिक्स्थ वन इज ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल्स। ठीक है, ये जो 6 इंडस्ट्रीज हैं इनको छोड़ करके बाकी सबसे जो है लाइसेंस रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट, डिक्रीज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है हर जगह फैली हुई थी, गवर्नमेंट जो है सारी चीजें अपने ही हाथ में ले रखी थी, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या था, घाटे में चल रही थी। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि कोई भी नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनके पास पैसा है, उन प्राइवेट प्लेयर्स को थोड़ा सा रोल दिया जाए, उनको जो है सामने लाया जाए, फ्रंट में लाया जाए, उनसे भी कुछ काम करवाया जाए ताकि जो हमारी इकोनॉमी सुधर जाए। तो यहाँ पर जो है पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, कुछ जो है कुछ एरिया अपने लिए रख करके बाकी जो है ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कि अब जो है आप भी आ सकते हो, एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको ये पढ़ना है कि पहले जो है ऐसी 17
एरियाज था, ऐसे 17 एरियाज था जहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर को एंटर नहीं करने दे रही थी। फिर ये घट के 8 हुआ, फिर घट के 3 हुआ, एंड जो है अब रिसेंट में आप देख सकते हो घट के 2 हो चुका है। एंड धीरे धीरे उस 2 में भी एक को छोड़ करके अब जो है बाकी में भी क्या होने वाला है, प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो ऐसी कौन सी 3 फील्ड्स थी जहां पे जो है प्राइवेट नहीं एंटर कर सकती थी? वो थी एटॉमिक, रेलवेज और कुछ स्पेसिफाइड मिनरल्स, वहां पे जो है प्राइवेट एंटर नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कुछ पार्ट जो है अपने शेयर्स का, अपनी कंपनी के शेयर्स का कुछ पार्ट बेच देना। तो यहाँ पर जो है पब्लिक सेक्टर क्या कर रही थी, सारे तो नहीं, मतलब कहीं किसी किसी इंडस्ट्रीज में सारे बेच रही थी, किसी किसी में कुछ पार्ट बेच रही थी। तो क्या कर रही थी, डिसइन्वेस्ट कर रही थी। देखो यहाँ पे डिसइन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना मतलब पैसे लगाना, और डिसइन्वेस्ट मतलब पैसे विड्रॉ करना। तो अगर जो है शेयर बेच देंगी तो उससे क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, एंड उस पैसे से क्या कर सकते हैं, जो उनका डेफिसिट था उसकी भरपाई वो कर रही थी गवर्नमेंट। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब जो है इतना डरा दी थी ये ब्रिटिशर्स, इतना डरा के गए थे हमको कि फॉरेनर्स से तो एकदम डर लगने लगा था कि कब कौन आ जाए और राज करना स्टार्ट कर दे। लेकिन स्टिल जो है इंडिया ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, यहाँ पर जो है फॉरेनर्स को इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे दी। इस पॉलिसी में थोड़ा सा लिबरलाइजेशन हुआ, और कुछ कुछ फील्ड्स में 100%, कुछ कुछ एरियाज में, कुछ कुछ सेक्टर्स में 100% डायरेक्ट एफडीआई अलाउ किया गया। नेक्स्ट, लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस। तो क्या था कि अब जो है जो बाहर की कंपनीज थी उनको भी परमिशन दिया गया कि आओ आप जो है आकर के हमारी कंट्री में अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, आप यहाँ के लोगों से कोलैबोरेट करो, एंड जो है यहाँ पे भी वो टेक्निक्स हमको सिखाओ, हमारे पास भी वो टेक्निक्स लेकर के आओ, टेक्नोलॉजी नई नई लेके आओ। तो यहाँ पर जो है नई टेक्नोलॉजी के लिए अग्रीमेंट फॉरेन कंपनीज से साइन करने की परमिशन ग्रांट कर दी थी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये FIBP का फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखना, हो सकता है इसे क्वेश्चन बन जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, तो ये FIBP ये किस लिए सेटअप किया गया? ये जो है सेटअप किया गया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए और उनको चैनलाइज करने के लिए इस FIBP को सेटअप किया गया। अब जो है ये सारे पॉइंट्स आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं आपको। स्टार्ट करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ NEP से। तो यहाँ पर हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज L, P एंड G। L मीन्स लिबरलाइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। स्टार्टिंग विथ लिबरलाइजेशन। देखो लिबरल, ठीक है, स्ट्रिक्ट का ऑपोजिट होता है। स्ट्रिक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक रहेगी, बहुत ढेर सारी कठिनाई रहेगी, आपको बहुत ही मुश्किल से काम कर पाओगे आप, आपके ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी रहेगी। एंड उसी का उल्टा क्या होता है, लिबरल होता है कि आपको फ्रीडम दे दी, आपको रेस्ट्रिक्शन से फ्री कर दिया गया। तो लिबरलाइजेशन में यही चीज की गई थी। यहाँ पर जो है लाइसेंस, कोटा और जो बाकी रेस्ट्रिक्शंस थे बिजनेस पे, इस चीज को रिमूव किया गया था। लिबरल मतलब कि थोड़ा सा आपको फ्री किया गया था, आपको थोड़ी सी काम करने की आजादी दी गई थी। इट मीन्स एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस। लिबरलाइजेशन जो है इंडियन इंडस्ट्री में आप देख सकते हो कुछ रेस्पेक्ट के थ्रू, ठीक है, कैसे कैसे आपका किस किस फेजेस में, किस किस एरिया में आपका लिबरलाइजेशन किया गया। पहला, एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट शॉर्टलिस्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको 6 के लिस्ट बताई थी, उस 6 फील्ड्स को, 6 जो है कंपनीज को छोड़ करके बाकी हर जगह से लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर लिया गया कि अब जो है आप बिना लाइसेंस के काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप उन 6 इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हो तो आपको जो है लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर स्केल, ठीक है, जैसे होता है ना शॉर्ट, आप जो है स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो, फिर आप मीडियम पे शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर आप लार्ज पे शिफ्ट करना चाहते हो, लार्ज से जो है मीडियम आना चाहते हो। तो ये जो स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज थी ना, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इसकी भी फ्रीडम दे दी गई, आजादी दे दी गई कि आप किसी भी स्तर पे काम कर सकते हो। आप स्मॉल स्केल,
ठीक है, MSME की तरफ भी काम कर सकते हो आप, जो है आप लार्ज स्केल पे भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको फ्रीडम मिल गई, इंडियन इंडस्ट्रीज को फ्रीडम मिल गई। फिर और किस चीज में, जो रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे रेस्ट्रिक्शंस थे, गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको रिमूव किया गया। पहले क्या था कि गुड्स एंड सर्विसेज इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव नहीं कर पाते थे इतना फ्रीली। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी वहां पे फ्रीडम दी गई कि अब जो है आप जो है फ्रीली जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इधर से उधर बेच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर पहले जो है आपको फ्रीडम नहीं मिली थी कि आप जो है अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस खुद से फिक्स कर पाओ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को भी फ्रीडम दे दी कि अब जो है आप जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे उसके प्राइसेस जो है आप खुद तय करिए, आप जो है अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आप कितने में बेचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी। यहाँ पर क्या किया गया, जो टैक्स रेट्स थे जो बहुत ज्यादा थे, इनको जो है रिड्यूस किया गया, ठीक है, रिडक्ट किया गया, एंड जो अननेसेसरी कंट्रोल्स थे उसको भी रिमूव किया गया, उनको भी हटाया गया। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट ने थोड़ी सी फ्रीडम दे दी कि आप काम कर लो, हम जो है टैक्स रेट घटा रहे हैं अपना। जो प्रोसीजर्स थे, ठीक है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट समझना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स थे उनके प्रोसीजर्स को भी क्या कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया, ताकि जो है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज किया जा सके। एंड द लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि जो फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी थी उसको भी जो है इजीली अट्रैक्ट किया जा सके, उसको भी इजी बनाया गया कि फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी को इंडिया में अट्रैक्ट किया जाए। यहां से जो है एक क्वेश्चन आपका ट्रिकी बनता है, जब भी आप ये पढ़ते हो पॉइंट, अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन या फिर फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो आपके दिमाग में क्लिक करने लगता है कि इसका आंसर ग्लोबलाइजेशन होगा, लेकिन नहीं। अगर जो है फॉरेन कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि इंडिया में जो है उसको अट्रैक्ट किया जाए, तो ये आपका लिबरलाइजेशन का पार्ट है एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बाद जो है हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन वर्ड से ही आपको समझ में आएगा पब्लिक को प्राइवेट बनाना, मीन्स जो आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बनाना, इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करना और पब्लिक सेक्टर का रोल डिक्रीज करना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। आइए इसमें हम फर्दर डिटेलिंग करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, reducing industries under public sector, disinvestment of shares of public sector। तो अभी जो है मैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के बीच में डिफरेंस बताने वाली हूं, उस समय आप इस पॉइंट को समझ लेना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के जो शेयर हैं वो किसको बेच देना, प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। इससे भी क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर है धीरे धीरे क्या बन जाएगी, प्राइवेट सेक्टर बन जाएगी। Adopted the policy of planned disinvestment of the public sector and decided to refer the loss-making and sick enterprises to Board of Industrial and Financial Reconstruction। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना होगा, BIFR का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है जो सरकार थी हमारी, उसने क्या किया कि उसने एक प्लानिंग बनाई कि अब हम जो है धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे एंड जो हमारी लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, जो हमारे सिक एंटरप्राइजेज हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको जो है हम BIFR के पास लेके जाएंगे एंड उनसे पूछेंगे कि इन इंडस्ट्रीज का, इन कंपनीज का क्या किया जा सकता है, इसमें कुछ चेंजेस ला करके इनको वापस से जिंदा किया जा सकता है या फिर इन सारी कंपनीज पे, फैक्ट्रीज पे ताला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सिक यूनिट्स कौन सी होती हैं, सिक एंटरप्राइजेस वो होती हैं जो अपना खर्चा भी नहीं उठा पा रही हैं। ठीक है, प्रॉफिट कमाना तो बहुत दूर की बात है, जो खर्चे भी नहीं उठा पा रही हैं, ऐसी इंडस्ट्री सिक यूनिट्स होती हैं। और हमेशा जो भी बीमार होता है उनको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। तो कंपनी का डॉक्टर कौन है, BIFR है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, जो ये BIFR है
ये इस फुल फॉर्म के फॉर्म में जो है, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIFR, तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो ये जो लॉस मेकिंग और सिक एंटरप्राइजेस हैं, इनको BIFR के पास लेके जाया जाता है, इसलिए ताकि BIFR जो है उनका इलाज कर पाए। बहुत बार क्या होता है, कुछ असेट्स बेच के, कुछ लाइबिलिटीज पे ऑफ करके, अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, ठीक है, उसको जो है कंपनी को धीरे से शिफ्ट कर दिया मीडियम स्केल पे, तो इससे क्या होता है कि कंपनी बंद नहीं होती है, चलने लगती है एंड धीरे धीरे जो है वो अपना एक ट्रैक पकड़ लेती है। अगर जो है BIFR को लगता है कि नहीं, अब बिल्कुल भी ये जिंदा हो ही नहीं सकती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तब जो है BIFR बोलती है कि नहीं, अब तो ताला लगाना पड़ेगा। आइए अब हम ये नोट देख लेते हैं। इसमें जो है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के बीच में मैंने डिफरेंस मेंशन किया है। अगर जो है प्राइवेट सेक्टर के पास 51% से ज़्यादा शेयर्स हैं, 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं, तब उसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, जिसका मतलब होता है चेंज इन ओनरशिप। अब जो है वो कंपनी आपकी पब्लिक सेक्टर नाम से नहीं जानी जाएगी, वो अब प्राइवेट सेक्टर के नाम से जानी जाएगी। और डिसइन्वेस्टमेंट में जो है ओनरशिप जो है किसके हाथ में रहती है, ये जो है पब्लिक सेक्टर के ही हाथ में रहती है। यहाँ पर जो है 51% से कम शेयर्स प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, इसमें जो है ओनरशिप राइट जो है प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं जाती। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सीधा सीधा अगर कुछ भी रिमूवल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी शेयर्स विथड्रॉ कर रही है पब्लिक सेक्टर, कुछ भी शेयर जो है पब्लिक सेक्टर बेच रही है प्राइवेट सेक्टर को, वो पूरा आपका क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। अगर इसी डिसइन्वेस्टमेंट में ये हो जाए कि 51% या 51% से ज्यादा शेयर्स प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले जाएं, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम प्राइवेटाइजेशन मानेंगे। I think it is clear. Next, moving on to globalization. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल, ग्लोब वर्ड से बना है। ग्लोब मतलब हमारा पूरा अर्थ, हमारी पूरी पृथ्वी, मीन्स हमारा पूरा वर्ल्ड। तो अगर जो है अलग अलग इकोनॉमीज के, ठीक है, अगर अलग अलग इकोनॉमीज जो हमारे वर्ल्ड की, उनको यूनाइट कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इजी एंट्रीज होती हैं फॉरेन कंपनीज की, फॉरेन कंपनीज जो है इजीली एंटर कर सकती हैं। इसमें जो है कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं विथ रेस्पेक्ट टू लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं रिगार्डिंग लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस और क्वांटिटेटिव, कितना क्वांटम आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्या टैरिफ होगा, एंड लाइसेंसिंग किसके किसके लिए जरूरी है, ये सारे एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग जो है कुछ रेगुलेशंस ग्लोबलाइजेशन में बनाए गए हैं। A truly global economy implies boundaryless world where there is, ठीक है, मतलब कि बाउंड्री हटा दी गई दुनिया की, जहां पे बाउंड्री किस टर्म्स में हटाई गई वो देख लेते हैं। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशंस, अलग अलग नेशंस में गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली फ्लो कर सके, कैपिटल जो है अलग अलग नेशन में फ्लो कर सके, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन अलग अलग नेशन में फ्रीली फ्लो कर सके। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों को भी फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड किया गया कि आप भी जो है बॉर्डर्स के अक्रॉस फ्रीली मूव कर सकते हो, ठीक है, सारे बॉर्डर्स में नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बाकी जगह पे। क्या है फिर, अ कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब जो है इतनी ढेर सारी जेंट्री जो है अगर ट्रेड करेगी, बिजनेस करेगी, तो डिस्प्यूट्स तो अराइज होंगे, तो यहाँ पर एक कॉमन मैकेनिज्म भी बनाया गया है जो इनका झगड़ा सुलझा सके, ठीक है। और अ ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पर जो है ग्लोबल गवर्नेंस का पर्सपेक्टिव रखा गया है कि पूरी दुनिया जो है एक जैसे है, एक समान देखना है, सारे लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करें, जो चीजें हमारे पास नहीं है वो हम दूसरी कंट्री से ले लें, जो दूसरी कंट्री के पास नहीं हम वो गुड्स जो है उनको बेच दें। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप भी पढ़ें एंड वो भी पढ़ें।
हैव अ गुड डे, बाय बाय।